तो हाय एवरीवन, दिस इज राहुल कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेके आया, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर। ये सीबीएसई और नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें सबसे पहला देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दूसरा पढ़ना है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। इसमें पहले बहुत सारा टॉपिक्स था, टोटल 4 टॉपिक था, जिसमें एक पढ़ना था कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, उसको काट दिया गया है। उसके बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बाद टैक्सोनॉमी एड्स भी पढ़ते थे, उसको भी काट दिया गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स पढ़नी है। इसमें एनसीईआरटी जब आप देखिएगा तो सबसे पहले स्टार्ट करता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से। तो वहाँ पे एक डेफिनेशन आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंट वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कोई भी एक फिक्स्ड एरिया ले लीजिए। ओके, कोई भी फिक्स्ड एरिया, उसमें पाए जाने वाले जितनी भी वैरायटीज के एनिमल्स, प्लांट्स जो भी मिलता है सारे क्या है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब एक देखिएगा, सबसे नीचे एक लाइन लिखे हैं हम, ईच जियोग्राफिकल एरिया हैज इट्स ओन बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक डेसर्ट हम लोग ले लें एग्जांपल। डेसर्ट में, तो डेसर्ट में पाए जाने वाला जितना प्लांट्स और एनिमल्स होता है उसको एक अपना एक बायोडाइवर्सिटी हो गया। वैसे ही सी को देखेंगे तो सी के पास अपना बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज होती है, हर जियोग्राफिकल एरियाज, प्लेन एरिया, डेसर्ट, माउंटेन, है ना, सी, ये सब का क्या होता है, अपना अपना एक बायोडाइवर्सिटी होता है। अभी फिर साइंटिस्ट लोग ने अभी तक दुनिया में जितने भी स्पीसीज थी, टोटल स्पीसीज कितना है ये याद रखना आपको। टोटल स्पीसीज डिस्कवर्ड कितना, 7 to 8 मिलियन प्रिडिक्ट किया गया है। 7 से 8 मिलियन लगभग होगा, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया, जिसमें से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी हम जितना दुनिया में नाम सुन रहे जानते हैं वो सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन है, और माना जा रहा है 7 से 8 मिलियन दुनिया में हो सकता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी पर देखते हैं, एक सवाल है इसी पर। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। बायोडाइवर्सिटी एक जियोग्राफिकल रीजन, कोई भी रीजन लेते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फॉरेस्ट रीजन। सिर्फ फॉरेस्ट रीजन को बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं क्या? पहला ऑप्शन यही कह रहा है। स्पीसीज एंडेमिक टू द रीजन। एंडेमिक मतलब होता है सिर्फ वही एरिया में पाए जाने वाला। अब जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं कंगारू को, तो कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो वैसा रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं क्या? थर्ड ऑप्शन में एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन। जैसे बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा ना, तो ये क्या है, हर जगह नहीं मिलता, सो कुछ ही स्पीसीज है, तो वो एरिया में सिर्फ पाया गया है, वो स्पीसीज को हम क्या बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। या आखिरी ऑप्शन कहता है द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। मतलब डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, कोई भी रीजन में ले लीजिए, वहां पर पाया जाने वाला जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आप एक बार खुद से ऑप्शन सही करने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, खुद से बताइए। ठीक है, मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन होगा डी। पूरा जल्दी नोट कर लीजिए। ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी तक हमने देख लिया। बायोडाइवर्सिटी क्या था? किसी भी एक फिक्स्ड रीजन में पाए जाने वाला जितना लिविंग और नॉन लिविंग जितना भी प्लांट्स एनिमल्स पाए जाए उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर शब्द में देखिए नाम छुपा हुआ है। नोमेन मतलब नेमिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का नेमिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब हम जब
हाँ, तो मैं बोल रहा था नोमेनक्लेचर के बारे में। यहाँ पर नोमेनक्लेचर एक वर्ड दिख रहा है हमको, नोमेनक्लेचर। इसी में छुपा हुआ एक नाम। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेमिंग करना, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अभी नोमेनक्लेचर का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो अभी हम समझाते हैं। जैसे बायोलॉजी में 2 नाम हम जानते हैं, एक कॉमन नाम भी जानते हैं, एक साइंटिफिक नाम भी जानते हैं। अब कॉमन नाम जैसे हो गया, कॉमन नाम क्या है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो जाता है। जैसे आम को हम बोलते हैं, तो आम हर जगह चलता है और हर जगह बहुत सारे लोग नहीं भी जानता है। तो कॉमन नाम का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है। जैसे बहुत सारे लोग उसको नहीं जानता है, कॉमन नाम मतलब आम हम बोलते हैं, बहुत सारा जगह में उसको मैंगो सिर्फ जानता है। विदेश में चला जाए तो उसको आम कोई नहीं जानता होगा ना, वहाँ पर मैंगो बोलना पड़ेगा। और कॉमन नाम की ये भी दिक्कत है, एक ही नाम से बहुत सारी चीज़ को बुलाया जाता है। जैसे राहुल बोलेगा तो एक आदमी नहीं, बहुत सारा आदमी सुनेगा ना। तो कॉमन नाम के इतना सारे डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए साइंटिस्ट लोग को ज़रूरत पड़ा कि हम जितना भी स्पीशीज़ का नाम जानते हैं, जैसे क्या हो गया, मैंगो हो गया, है ना? और क्या-क्या, टाइगर हो गया। तो इन सभी को ये नाम से ना बुला के साइंटिस्ट ने एक इसको नाम दिया, इसका नाम है साइंटिफिक नेम। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। ये इस नाम को हम बोलते हैं, ये है कॉमन नेम है। ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। ये दोनों कॉमन नेम है। वैसे हम जितना भी इंग्लिश में नाम जानते हैं, मैंगो है, एप्पल है ना, ये सारा कुछ क्या है, कॉमन नेम्स है। पर हमको क्या करना है, इसका साइंटिफिक नेम्स भी याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है, वो टेबल को याद करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले कॉमन नेम का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और साइंटिफिक नेम का जरूरत क्या क्यों पड़ा, इसको बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। Disadvantages of common name. Disadvantages of common name. Disadvantages of common. साथ साथ में लिखिएगा। A single species may have a single species may have a single species may have common names. Sometimes a single name is used for many purposes ना। पहला पॉइंट बोल रहा है कि कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन नाम होने से मतलब एक ही नाम से बहुत सारी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है कॉमन नेम्स। और थर्ड है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग बता लिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। इसके बाद हम आप लोग को लिखेंगे हमको साइंटिफिक नेम का जरूरत क्यों पड़ा, साइंटिफिक नेम्स का हमको जरूरत क्यों पड़ा, इसको जल्दी जल्दी बताइए। ओके। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
Scientific names. साइंटिफिक नेम्स हम लोग नहीं चुनते ना, साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट लोग देते हैं। साइंटिफिक नेम कौन देता है? साइंटिस्ट देते हैं। और ये नाम दुनिया में कहीं भी चाहिए ये एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे आम हम भारत में ही सिर्फ बोल सकते हैं या कुछ ही देश में जहाँ पर हिंदी समझा जाता है। पर मैंगो भी वैसे ही कुछ ही देश में बोला जा सकता है, लोग समझेगा कुछ ही देश में। पर जब हम मैंजिफेरा इंडिका बोलेंगे तो कोई भी कंट्री उसको मना नहीं कर सकता है। भले समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन कोई भी कंट्री में जाकर मैंजिफेरा इंडिका बोला जाता है तो उसका मतलब होता है आम। ओके। और थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक नेम्स। Scientific names ensure a single name is given every groups of animal, every groups of species. तो ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? साइंटिफिक नेम्स एंश्योर अ सिंगल नेम इज गिवन टू एवरी ग्रुप ऑफ स्पीसीज। सारा ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या एक ही सिंगल नाम मिला होना चाहिए। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिए थे कि राहुल से क्या है बहुत सारे लोग आ जाता है। एक भी नाम बोलिए राहुल तो वहां से आसपास में बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन साइंटिफिक नेम इस प्रकार दिया जाता है कि सिर्फ अगर मैंजिफेरा इंडिका बोला गया तो उसका मतलब सिर्फ आम होगा। उसका मतलब एप्पल हो जाए या कुछ और हो जाए नहीं। मैंजिफेरम इंडिका मतलब सिर्फ आम। तो साइंटिफिक नेम क्या-क्या चीज़ किया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और साइंटिस्ट ध्यान देते हैं कि वो नाम सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ स्पीशीज को सिर्फ एक ही नाम मिले, उससे ज़्यादा नाम ना मिले। ओके, नाम इसलिए ओके, आखिरी पॉइंट लिखिए। बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया द साइंटिफिक नेम इज गिवन। दिस साइंटिफिक नेम इज गिवन। ओके। तो ये चारों पॉइंट हमको साइंटिफिक नेम कैसे आया, कौन देता है, इसको हम देखे ना। साइंटिस्ट देता है नाम, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ऐसा नाम दिया जाता है ताकि उसको एक ही नाम ही हो, उसके उस एक नाम से ज्यादा ना हो। और कुछ क्राइटेरिया मतलब रूल्स है, हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। ऐसे ही मन में नहीं जो भी आया रख दिया, नहीं। उसका कुछ रूल्स होता है, उसके हिसाब से हम लोग नाम रखता है। इतना तक लिख लीजिए। ओके। इसके बाद आप लोग पीछे लिख लिए होंगे। अभी इसके बाद नोमेनक्लेचर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से कि हमको नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ा ना। तो हम पढ़े कि अगर कॉमन नाम हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, एक ही नाम से बहुत सारे लोग जाना जाता है। और कभी-कभी वो नाम जो हम बोलते हैं वो कहीं और नहीं बोला जाता है। तो इन सभी दिक्कतों की वजह से हमको ज़रूरत पड़ा एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, एक शब्द बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या है नोमेनक्लेचर? डेफिनिशन: the, the naming of living organism in such a way that a particular living is known by the same name all over the world। all over the world मतलब नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम? नेम देते हैं, नाम रखते हैं ना। और ऐसा नाम दिया जाए ताकि वो एक नाम से पूरा दुनिया में क्या हो, जाना जाए। और ऐसे ही जितना भी दुनिया में प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको नाम रखा गया। तो अब सवाल आता है कि प्लांट्स को कौन नाम रखता है, एनिमल को कौन नाम रखता है? तो एक बॉडी होता है, बॉडी मतलब जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है साइंटिस्ट लोग का, उन लोग ये नाम रखता है। तो उन लोग का नाम क्या है? आईसीबीएन। क्या नाम है? आईसीबीएन। हम लिखते हैं क्या है? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर, देखिए आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बोटानिकल, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ऐसी वेरिएंट से क्या होगा? इंटरनेशनल नेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? आईसीबीएन और आईसीजेडएन, ये दोनों है क्या? आईसीबीएन और आईसीजेडएन है क्या? आईसीबीएन और आईसीजेडएन है। आईसीबीएन क्या करता है? ये जितना भी दुनिया में प्लांट्स का आप नाम, साइंटिफिक नाम सुने होंगे, ये सारा नाम कौन देता है? आईसीबीएन देता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, सॉरी हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। दुनिया में जितने भी प्लांट्स होता है सभी को नाम ये बॉडी रखता है। ठीक है, कौन सा डेफिनेट, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, सवाल आता है, बोर्ड में भी आता है, आपका यूनिट टेस्ट में भी सवाल आएगा। आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम्स। जितना भी एनिमल्स का नाम रखा गया किसने रखा है? तो आईसीजेडएन ने ही रखा है। दोनों आप उतार लीजिए, याद कर लीजिए साथ साथ नहीं। ओके, इस पे क्वेश्चन, इस पे आपसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं। नेम ऑफ ब्रिंजल was given by, नेम ऑफ ब्रिंजल was given by, ऑप्शन में है आई सी जेड एन, आई सी आई सी बी एन, आई सी बी एन, नन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है विच, सॉरी, नेम ऑफ ब्रिंजल वॉज गिवन बाय, ब्रिंजल को नाम किसने दिया? ऑप्शन में आपके पास है आईसीजेडएन, आईसीबीएन और आईसीवीएन। ये वी से होता है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। वायरस का जितना नाम होता है ना, वो ये बॉडी रखता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, इसलिए मैंने बताया। पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है आईसीजेडएन, आईसीबीएन, आईसीवीएन एंड नन। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑफ कोर्स आईसीबीएन होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिंजल क्या एक प्लांट है। ब्रिंजल क्या है? प्लांट है, एंड प्लांट का नाम कौन रखता है? आईसीबीएन ही रखता है ना? आईसीबीएन रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम नोमेनक्लेचर जो जानते हैं, हम जो पढ़ते हैं बायोनोमी, हम नोमेनक्लेचर जो पढ़ते हैं वो नोमेनक्लेचर है बायोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, बायो नहीं, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब फिर से हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा हुआ है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब हम जानते हैं क्या होता है? नेमिंग। हम जानते क्या होता है? नेमिंग। बाइनोमियल मतलब दो वर्ड होगा, उस नाम में क्या होना चाहिए? दो वर्ड होगा। जैसे आप कभी ना कभी सुने होंगे आम का नाम, आम के बारे में कभी ना कभी सुने होंगे, मैंजीफेरा इंडिका, कभी सुने होंगे। इसमें क्या रहा है? मैंजीफेरा और एक इंडिका रहा है। तो ऐसे दो वर्ड से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और हम जानते क्या है, ये चीज है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टू सेट्स ऑफ वर्ड, है ना, प्लस नेमिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है? ये एक तरह का साइंटिफिक नेम है।
साइंटिफिक नेम है। दूसरी, गिव कौन दिया? ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरुआत किसने किया? ये किसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया है कि दुनिया में सबको एक नाम होना चाहिए जो हर जगह जाना जाए, और उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये शब्द किसने दिया था? स्टार्ट किसने किया था? कार्लस लिनियस 1795 में। सॉरी, 1795 नहीं है, 1751 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ चुके हैं अभी क्या क्या। साइंटिफिक नेम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गिवन बाय ना, किसके द्वारा दिया गया था? कार्लस लिनियस के द्वारा, गिवन बाय कार्लस लिनियस ने। इसने क्या क्या दो सेट्स ऑफ वर्ड्स दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका मतलब क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? बाई मतलब हम सब जानते क्या होता है? टू, है ना? तो दो शब्द का नाम, दो शब्द का नाम। A scientific name will have two words, two words। अभी हम पढ़ेंगे, सबका नाम भी पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक नेम विल हैव टू वर्ड्स। ऐसा शब्द जिसमें दो साइंटिफिक वर्ड आए, ठीक है, दो साइंटिफिक वर्ड आए, वो होता है हमारा नोमेनक्लेचर होता है। अभी कौन कौन सा नोमेनक्लेचर है, किसको किसको क्या क्या नाम दिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसको उतार लीजिए। एक चीज और याद रखिएगा, कार्लेस लिनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं, कार्लेस लिनियस को। यहाँ तक लिख लिए होंगे? ओके। इसके बाद, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, अभी हम बोल रहे थे दो सेट्स ऑफ वर्ड ना, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दो सेट्स कौन कौन सा है? आप भी इसे वापस लिखिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बाद ऐसे पढ़ेंगे। दो वर्ड अभी हम बोला ना, तो पहला एक वर्ड होता है जीनस, एक होता है जीनस, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, दो सेट्स ऑफ वर्ड होता है, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब हम जीनस पहले वर्ड लिखते हैं और दूसरा वर्ड लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज का, ठीक है, कौन सा स्पीसीज है ये हम लिखते हैं। अभी जैसे एग्जांपल ले लेना, एग्जांपल हर बार हम बोलते हैं मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका ना, तब इसमें कौन किस वर्ड में आता है लिखते हैं। मैंजी मैंजीफेरा इंडिका, इसमें मैंजीफेरा और इंडिका दो वर्ड आ गया। इसमें से ये मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, ये क्या है? जीनस। और इंडिका क्या है? स्पीसीज है। तो ऐसे ही सारा नाम रखा गया। दो सेट्स ऑफ वर्ड होता है, पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज का नाम। जैसे एग्जांपल में मैंजीफेरा इंडिका, जीनस कौन सा है इसमें? मैंजीफेरा जीनस हो गया, इंडिका क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखते हैं। ये सब उतार लीजिएगा, जल्दी जल्दी उतार लीजिएगा। अरे जीनस मतलब होता है क्या है? जीनस है क्या? तो अब कभी-कभी सुनेंगे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का नाम साइंटिफिक नेम होता है।
पैंथेरा टिग्रिस, लायन का होता है पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे पैंथेरा वर्ड आ रहा है ना, तो ये जो पैंथेरा है यही क्या होता है, जीनस होता है। तो जीनस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ मेनी सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ मेनी सिमिलर स्पीसीज। बहुत सारा स्पीसीज का सिमिलर नेम होता है, जैसे अभी बताया ना पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये देखो स्पीसीज अलग अलग है, लियो है, टिग्रिस है, लेकिन उन लोगों का जीनस कौन सा है, सेम है। तो ग्रुप ऑफ मेनी सिमिलर स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज कौन सा हो गया, सिमिलर सब पैंथेरा का ही ग्रुप है ना। जैसे हम क्या टाइगर को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, बिल्ली का प्रजाति है ना। तो ये प्रजाति वर्ड ही क्या आता है यहाँ पर, सिमिलर स्पीसीज होता है, जीनस होता है। तो उसी को जीनस बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेनी सिमिलर स्पीसीज। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल दे देते हैं। पैंथेरा लिए, इसमें से पैंथेरा वर्ड आ रहा है ना बार बार, ये दोनों है क्या, ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों जीनस वर्ड आ रहा है। क्या है, जीनस। आप देखिएगा तो स्पीसीज दोनों का अलग अलग है, पर जीनस दोनों का सेम है। तो यही ग्रुप ऑफ मेनी सिमिलर स्पीसीज क्या होता है, जैसे इसका ग्रुप है ना, है दोनों अलग अलग, जानवर अलग है, लेकिन दोनों का जीनस क्या है, पैंथेरा पैंथेरा। तो इसी वर्ड को हम बोलते हैं जीनस। ये चीज और क्लियर होगा आगे पढ़ते पढ़ते, जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, हायरार्की जब पढ़ेगा तो ये सब वर्ड और मिलेगा, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। आपसे एक होमवर्क देते हैं, आप ब्रिंजल के बारे में ढूंढ के आइएगा, ठीक है। ब्रिंजल का प्रजाति कौन कौन सा है, ब्रिंजल का प्रजाति कौन कौन सा है, इसका जीनस और स्पीसीज आप लिख के आइएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए कुछ कुछ रूल्स होता है। हम बताए थे ना कि कुछ भी नाम हम कुछ भी नहीं रख सकते अपने मन से, जो मन में आया रख दिया, नहीं। हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। तो क्या क्या रूल्स है वो आपको लिखना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, तो साथ साथ में लिखिएगा। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला रूल क्या कहता है, बायोलॉजिकल नेम्स are generally in Latin and biological names are generally in Latin and written in italics। मतलब बायोलॉजिकल नेम जितना भी आप देखते हैं ना, जितना मैंजिफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, है ना, सोलेनियम टुबरनसम, ये सारा का सारा नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन ये सारा नाम लैटिन वर्ड है। कौन सा है, लैटिन वर्ड है, और लिखते हैं किसमें, इटलिक्स में। लिखते हैं किसमें, हम इटलिक्स में। पहला रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, एवरी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, एक ही वर्ड लिख देते हैं, एवरी बायोलॉजिकल नेम have two component, two component। सारा बायोलॉजिकल नेम के पास में क्या होता है, दो कंपोनेंट। आप तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। सारा बायोलॉजिकल नेम्स के पास में कितना होता है, दो कंपोनेंट होता है। पहला कौन कौन सा होता है, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज बोलो या स्पेसिफिक एपिथेट बोलो। दो कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट है जीनस, दूसरा कंपोनेंट है स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला रूल क्या था, सारा नाम किस में होना चाहिए, जनरली लैटिन में होता है और लिखा जाता है एंड रिटन इन इटलिक्स, लिखा जाता है इटलिक्स में। सेकंड रूल कहता है सारा बायोलॉजिकल नाम के पास में दो कंपोनेंट होना चाहिए, पहला जीनस है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। इसको स्पीसीज भी बोलो, स्पेसिफिक एपिथेट बोलो, बात बराबर है। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है,
थर्ड रूल ये कहता है, इफ द नेम्स आर हैंड रिटन, if the names are handwritten, if the names are handwritten, then the name should be underlined separately. Separately. थर्ड रूल का मतलब क्या है? इफ द नेम्स आर हैंड रिटन देन द नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। मतलब अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या है, मैंजीफेरा इंडिका में हम अंडरलाइन कैसे करना है? पूरा अंडरलाइन करना है? नहीं, पूरा अंडरलाइन नहीं करना है। हम क्या लिखे हैं कि अगर नाम को हम जब हाथ से लिख रहे हैं, यानी कि पेन या पेंसिल यूज करके हम जब कॉपी में लिखते हैं, तो कैसे अंडरलाइन करना है? शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, यानी कि मैंजीफेरा के लिए अलग लाइन, इंडिका के लिए अलग लाइन। समझ में आया? पहला रूल क्या था? लैटिन में और लिखा जाता है इटैलिक्स में। दूसरा, बायोलॉजिकल नेम्स कितना है? दो कंपोनेंट का होता है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड रूल कहता है अगर नाम हाथ से लिखा जा रहा है, यानी हम जब कॉपी में लिखते हैं तो कैसे लिखना है? दोनों नाम को हम अलग अलग अंडरलाइन करना है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये लिख लीजिए, फिर हम ऊपर का मिटा के फोर्थ रूल लिखते हैं। ओके, हम ऊपर का मिटा रहे हैं, आप लिखते रहिए साथ में। फोर्थ रूल कहता है जब हम जीनस और, देखिए हम यहाँ पर आगे कुछ कुछ अलग अलग तरीका से लिखे हैं ना। मैंजीफेरा के लिए हम कैपिटल लिखे, इंडिका के लिए आई स्मॉल लिखे हैं। तो फोर्थ रूल यही कहता है, जीनस जीनस ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, while specific starts with small स्मॉल लेटर। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हम जब भी नाम लिखते हैं तो पहले तो अंडरलाइन करना ही है, लेकिन एक और रूल कहता है कि पहले जब भी जीनस लिखते हैं, ये वर्ड जीनस है, ये वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, तो जीनस स्टार्ट कैसे करना है? कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज कैसे स्टार्ट करना है? स्मॉल लेटर से। इसलिए हम यहाँ पर मैंजीफेरा के एम कैपिटल लिखे हैं, इंडिका का आई स्मॉल लिखे हैं। ये था फोर्थ रूल। इसके बाद फिफ्थ रूल लिखना है, नेम्स ऑफ author should be written in abbreviated abbreviated forms abbreviated forms। मतलब जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखे हैं, तो ये नाम किसने दिया था? कौन साइंटिस्ट ये नाम दिया है? उस साइंटिस्ट का नाम क्या करना पड़ेगा आपको? एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। हमको ब्रैकेट में डाल के क्या करना पड़ेगा? लिन का पूरा, लिनियस नहीं लिखना है, कार्लेस लिनियस लिखने मत बैठ जाना। क्या बोला है? रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो कार्लेस लिन का आखिरी वर्ड क्या होता है? लिनियस। तो उस वर्ड का हमने आखिरी का लिनियस का एब्रीवेटेड फॉर्म बना दिया, लिन। अब जाके पूरा नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। सारे रूल सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हम थोड़ा देख लेते हैं ना। पहला रूल, जब भी लिखा जाता है तो किसमें इटैलिक्स में होना चाहिए। इटैलिक्स कैसे लिखते हैं? तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं। मैंजीफेरा का ऐसे लिखना पड़ता है, मैंजीफेरा। तो वो सब तो जब प्रिंट में हम करते तब वो होता है।
जब हाथ से लिखना है तो रूल्स कौन कौन सा, जीनस स्पीसीज, रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 3 क्या था, नेम्स आर हैंड रिटन देन शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली ना, दोनों अंडरलाइन किया सेपरेटली। थर्ड रूल भी सेटिस्फाइड। फोर्थ रूल है जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल, देखो जीनस कैपिटल से स्टार्ट हुआ। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, देखो स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। फिफ्थ क्या कहता है, नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म इन ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट बनाया और ऑथर का नाम को क्या कर दिया, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख दिया। कार्लस लिनियस का लिन एब्रिवेटेड फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। अब जाकर पूरा बन गया मैंजिफेरा इंडिका लिन। ये हमारा क्या था, सारा 5 रूल्स था जो हमको क्या करना है, नोमेनक्लेचर बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते वक्त ये सब ध्यान देना है। तो सवाल जब भी एग्जाम में आता है तो कभी कभी क्या करेगा, ये कैपिटल को हटा के बोलेगा कि जीनस स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, और बोल देगा स्पेसिफिक स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो ऐसे से सवाल घुमाया घुमाया जा सकता है। तो एक एक वर्ड सही सही याद रखना है, जीनस कैपिटल स्पेसिफिक स्मॉल, तो ये सारा वर्ड सही सही से याद कर लीजिए और इस पर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो नीचे लिख दीजिएगा। तो अभी हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, जो अभी हम पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड, उसका एनसीईआरटी हम रीड करेंगे। आप मेरे साथ साथ अपने साथ में एनसीईआरटी भी खोल लीजिए, आप भी हाईलाइट करते रहिएगा। तो हम एनसीईआरटी यहाँ पर निकाले हैं, मेरे साथ साथ आप लोग देखिएगा। द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, पहला टॉपिक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड द रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिtat in which we live, we find living organisms, be it called mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert और hot spring leave us speechless। मतलब अभी हम जब अपने आसपास में देखेंगे ना, तो इस वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारा अमेजिंग चीज मिलेगा। कौन कौन सा, जैसे इसमें बताया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स है, कौन कौन सा, तो कोल्ड माउंटेन हो सकता है, डिसीडियस फॉरेस्ट हो सकता है, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, तो ये सब क्या करता है हम लोग को स्पीचलेस रख देता है ना, कोई जवाब ही नहीं, इतना सुंदरता के। The beauty of galloping hordes of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflicts, cooperation among the members of population and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। जब अभी हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमको क्या समझ में आता है कि ये सारे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्परेशंस, मतलब जो हम पॉपुलेशन देखते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं ना, तो ये सब से हमको आखिरी में एक ही चीज समझ में आता है कि व्हाट इज लाइफ। एक सवाल यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज लाइफ, सवाल क्या पूछा वहां पर, व्हाट इज लाइफ। जब आप पुराने एनसीईआरटी देखें तो वहाँ पर लाइफ को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया था और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया गया था, कौन कौन सा लाइफ मतलब एक लिविंग है, कैसे पता चलेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना था, पर अभी नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं। This question has two implications within it. The first is technical and seek answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is philosophical one। मतलब what is living जो सवाल अभी हम पूछे थे, तो इसका दो कौन आंसर हो सकता है, दोनों क्या हो सकता है, दो आंसर हो सकता है। पहला बोल रहा है द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन, पहला जो आंसर होगा वो टेक्निकल होगा, एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज। ये टेक्निकल आंसर क्या चीज हमको देता है कि एक्चुअली में लिविंग है क्या, एक्चुअली में लिविंग है क्या। तो व्हाट लिविंग इज as opposed to the नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज फिलोसफिकल वन। पहला ये पूछता है कि लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है ना टेक्निकल क्वेश्चन में। सेकंड बोल रहा है जो आंसर अगर हम देंगे कौन सा आंसर हो सकता है, फिलोसफिकल वन। एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। सेकंड क्वेश्चन जो फिलोसफिकल क्वेश्चन उसमें पूछता है लाइफ का पर्पस क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था, तो लाइफ मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसा क्या है जो दोनों अलग अलग है, लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन फिलोसफिकल क्या बोलता है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम सब दुनिया में आए हैं लेकिन इसका पीछे का पर्पस क्या है। As scientists, we shall not attempt answering the second question,
है ना। एक साइंटिस्ट के रूप में हम अगर साइंटिस्ट है तो साइंस के जब पढ़ते हैं तो हमको क्या है, ये सेकंड फिलोसफिकल क्वेश्चन में बिल्कुल भी हमको उसमें टांग नहीं अड़ाना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं जो हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। हमारे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम देखते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, or pets, or animals, or plants. बोल रहा हम जब आसपास में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा varieties मिलेगा ना, एनिमल्स का हो, घास का हो, किसी का भी, हर चीज़ का varieties हमको देखने को मिलेगा. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. है ना, बहुत सारा ऐसा है जिसको हम क्या है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन है ना। अब वायरस या बैक्टीरिया की बात करें तो वायरस और बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में नहीं है, ये हमारे आसपास में नहीं है पर हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. If you were to increase the area that you make observation in, the range of varieties of organisms that you see would increase. अभी जैसे एक टेबल पे ले लिया जाए, ठीक, टेबल पर हमको कुछ पेन मिल जाएगा, इरेजर मिल जाएगा ना, ग्लू मिल जाएगा, कुछ हमारा कॉपी किताब मिल जाएगा. पर जब हम पूरे लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें बहुत वैरायटीज ऑफ बुक मिल जाएगा. वैसे एरिया का बात किया जाए तो कुछ लिमिटेड एरिया में हमको कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, पर जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे ऑर्गेनिज्म में और वैरायटीज भी हमको बहुत ज़्यादा मिलते जाएगा. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it, है ना. जैसे डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लिविंग वैरायटीज मिलेगा. Each different kinds of plants, animals or organisms that you see represents a species. हम जब पढ़ा रहे तो हम बोले ना, स्पीसीज क्या होता है, कोई भी जितना प्लांट्स दिखते हैं, जितना एनिमल दिखते हैं, सब एक तरीके से एक एक स्पीसीज है. द नंबर ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. हम बताए थे इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा. 1.7 से 1.8 मिलियन क्या है स्पीसीज अभी तक नंबर किया गया है, जिसको हम डिस्क्राइब और डिस्कवर्ड किए हैं. और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसको अभी डिस्कवर करना बाकी है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर एंड type of organisms present on earth. Types of organisms present on earth. We should remember that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे आप लोकेशन बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, हमको क्या हो जाएगा, नया नया और भी नया नया स्पीसीज डिस्कवर कर पाएंगे. अभी दुनिया में जैसे आप सुनते हो साल भर साल कोई एक नया पक्षी या नया एनिमल्स का डिस्कवर किया गया, इसका मतलब क्या, उस एरिया में पहले कभी डिस्कवरी नहीं हुआ, उस एरिया में अभी गया, अभी पता किया, तो अभी क्या हुआ, मिला नया ऑर्गेनिज्म. तो वैसे जैसे जैसे एरिया हमको डिस्कवर करते जाएंगे वैसे वैसे नया नया स्पीसीज भी हमको मिलते जाएगा. As stated earlier, there are millions of species, millions of plants and animals in this world. We know that plants and animals in our own area by their local names. बोल रहा है कि हम बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स को क्या कहते हैं अपने लोकल एरिया में लोकल नाम से जानते हैं. सही है. जैसे कुत्ता को हम बिहार में क्या बोलते हैं, कुत्ता, या हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, वैसे मलयालम में उसको बात करें तो पट्टी बोलते हैं. अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलता है. इंग्लिश में डॉग बोलते हैं ना, तो हम उसको क्या कहते हैं अपना लोकल नाम से हम उसको जानते हैं. दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री, है ना. ये नाम क्या है, हर जगह पर जगह बदलते रहेगा, जगह छोड़िए स्टेट बाय स्टेट भी बदलेगा ना, तो एक ही कंट्री या एक ही स्टेट के अंदर भी बहुत सारा लोकल नेम हो सकता है. Probably you would recognize the confusion that you have created if we do not find a way means to talk each other to refer an organism we are talking about. बोल रहा है कि अगर हम कुछ ऐसा तरीका नहीं निकालते हैं जिससे सारे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, तो हम क्या हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे. हम कुत्ता बोल रहे हैं वो कुछ समझ ही नहीं रहा है ना, वो डॉग बोल रहा है हम कुछ समझ नहीं रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दुनिया में पैदा हो सकता है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हम आराम से किसके बारे में बात करें हमको पता चले. Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। डेफिनेशन में हम बताते हैं नोमेनक्लेचर क्या है? द नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। यहाँ पे बोल रहा है कि हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमको कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, हर जगह जगह पर जगह बदलते रहे और कंफ्यूजन बढ़ते रहे, ऐसा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो स्टैंडर्ड वे रखना पड़ेगा, नेमिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड वे रखना पड़ेगा। और वही बोल रहा है दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड नोमेनक्लेचर। एक ही नाम से पूरा दुनिया में जाना जाए, इसको क्या बोलते हैं हम? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ऑब्वियसली sorry obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. We know to what organism the name is attached to it. This is आइडेंटिफिकेशन। अभी बोल रहा है कि अभी हमको पता भी तो चलना चाहिए ना किसको क्या नाम रखा गया है। जिससे अभी हम कुत्ता जैसे बोलते हैं तो हमारा मन में एक इमेज बन जाता ना, डॉग। तो आइडेंटिफिकेशन भी क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सबका डेफिनेशन आप हाईलाइट करते जाइए साथ साथ में। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism। बोल रहा है कि इसी तरीके से nomenclature करने के लिए हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोसेस तो निकाला। ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो nomenclature का प्रोसेस था, ये नोमेनक्लेचर दुनिया में जितनी भी साइंटिस्ट हो, चाहे युगांडा का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका को, कहीं का भी साइंटिस्ट हो, क्या करेगा? उसको मानेगा। दैट इज वैलिड। For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by। अभी यहाँ पर फिर से हमारा ICBN का क्या आ गया? फुल फॉर्म आ गया। मतलब फॉर प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स हमको साइंटिफिक नेम कौन देता है? तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICBN बोलते हैं। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अभी प्लांट का तो हमको पता चल गया, कुछ क्राइटेरिया रखे, ICBN उसको क्या करता है? नोमेनक्लेचर करता है। अब एनिमल के लिए बात कर रहा है, एनिमल्स आर नेम्ड, हाउ एनिमल्स आर नेम्ड, एनिमल को कैसे नाम रखा जाता है। तो एनिमल के लिए भी है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल nomenclature ICZN उसको क्या करता है? नाम रखता है। The scientific name ensure that each organism has only one name। हम जब आपको साइंटिफिक नेम्स का क्राइटेरिया बता रहे थे उसके बारे में, तो बोल रहे थे कि साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम होता है जिससे क्या एक ही नाम उसको मिल सके पूरा दुनिया में, कहीं पर भी उस नाम से कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं जाना जाएगा, है ना। जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका का बोल रहे थे, तो मैंजीफेरा इंडिका उस आम को ही बोला जाता है, किसी और चीज को दुनिया में कहीं पर भी नहीं जाना जा सकता है। तो वही बोला, साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए? दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम मिले। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। मतलब उस नाम, जैसे मैंजीफेरा इंडिका बोला गया, तो दुनिया में हर जगह उसका इमेज आम का तरह बनना चाहिए। ओके, they also ensure that such a name has not been used for any other organism। वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to non-organisms। Each name has two components। पहला नाम कौन सा है? जेनेरिक नेम। सेकेंड कौन सा है? स्पेसिफिक एपिथेट। कौन सा दूसरा नाम है? दूसरा नाम कौन सा है? स्पेसिफिक एपिथेट। और दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हम चीज बताए थे ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? तो नेमिंग जिसमें दो कंपोनेंट वर्ड, दो सेट्स ऑफ वर्ड होता है ना, कौन कौन सा हो सकता है? जेनेरिक होना चाहिए और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये नाम किसके द्वारा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया? तो कार्लस लिनियस के द्वारा। is being practiced by biologists all over the world। This naming system using a two-word format was found convenient। और ये जो दो शब्द यूज करके नोमेनक्लेचर किया गया, ये क्या हुआ? बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, बहुत अच्छा हुआ। Let us take the example of mango। ओके, मैंगो का हम एग्जांपल लेके समझते हैं।
अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। मैंगो को लेकर हम थोड़ा समझेंगे। ये साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। आज से ये सब अपना जहन में बसा लीजिए, ये सब याद कर लीजिए। लेट अस से हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। अभी हम बोले ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसका मतलब दूसरे अच्छा वर्ड होना चाहिए। अब कैसे इस मैंजिफेरा इंडिका में क्या क्या रूल्स आया वो हम आपको पढ़ा चुके थे, पर एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। ओके, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। यहाँ पर देखो नोमेनक्लेचर का सारा रूल्स दिया हुआ है। पहला रूल्स क्या रहता है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। पहला नाम किस में होना चाहिए? लैटिन वर्ड होना चाहिए और लिखा जाता है हमेशा इटैलिक्स। अभी लिखने वाला चीज हम बताए थे, इटैलिक्स में कैसे लिख सकते हैं। तो जब प्रिंट करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा वर्ड लिखा जाता है, उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। और हम जो कॉपी से लिखते हैं तो नॉर्मल लिखिए, बस अंडरलाइन करिए। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin। मतलब दुनिया में कहीं पर भी वो डिस्कवर हो जाए, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी वो चीज का डिस्कवरी हो जाए, हमको नाम किस में रखना पड़ेगा? हमको नाम लैटिन में रखना पड़ेगा। क्लियर? लैटिन से मिलता जुलता वर्ड में हमको रखना पड़ेगा। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल समझ में आ गया, लैटिन में होना चाहिए, लिखा जाएगा इटैलिक्स में। सेकंड रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला शब्द किसको डिनोट किया जाता है? किसको किया जाता है पहला शब्द? जीनस को, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को। ओके, थर्ड रूल, both the words in a biological names when handwritten are separately underlined। बताए थे कि पूरा एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, अलग अलग करके अंडरलाइन किया जाना चाहिए जब हाथ से लिख रहे कॉपी में ना। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बताया ना जब प्रिंट करते तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं ना। ओके, नेक्स्ट आ जाए। फोर्थ रूल, the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter। जीनस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका को अच्छा से देखते हैं कैसे कैसे। द नेम ऑफ द फिफ्थ, हम जो रूल लिखवाए थे यहाँ पर है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल names and is written in an abbreviated forms। example मैंजिफेरा इंडिका लिन। ओके, एनसीईआरटी में अंडरलाइन नहीं किया हुआ, सॉरी ब्रैकेट में नहीं डाला है लिन को, तो अभी लिन को जो मैं ब्रैकेट में बोले थे वो चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। मतलब हम जो साइंटिस्ट का नाम आखिरी में लिखते हैं, जैसे लिन लिखे थे, तो वो क्या दर्शा रहा है? उस साइंटिस्ट ने उस चीज को डिस्कवर किया था, पहली बार उसने डिस्कवर किया था। Since it's impossible to study all the organisms, it is necessary। ओके, यहाँ से कल हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज हम यहाँ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर तक पढ़े थे, यहाँ तक भी हमने क्या क्या पूरा नोट्स भी हम लोग एनसीईआरटी भी देख लिए हैं, लेक्चर भी देख लिए हैं। अब आए थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। आप लोग हमसे पहले पॉज करके आप इसका आंसर देने का कोशिश करें। नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है? कितना डिस्कवर्ड किया है, कितना हम जानते हैं, कितना है? मिलियन में है, बिलियन में, किस में? बताइए। तो अभी हम जस्ट यहाँ आपको पढ़ा रहे थे, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन किया ना, 1.7 से 1.8 कितना है? मिलियन है या बिलियन है? सब कंफ्यूजन डाला जा सकता है एग्जाम में। 1.7 से 1.8 मिलियन कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन। तो इसमें तो टिक मार है ना, एक सेकेंड, मिलियन में टिक मारे और 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक। ओके, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमीज, जिसको हम नोट्स में लिखाते समय बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये आपको होमवर्क में, ओके, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, कार्लस लिनियस गेव। कार्लस लिनियस ने क्या दिया था? कार्लस लिनियस ने क्या दिया था? कार्लस लिनियस क्या दिया था बताइए? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन। फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन क्या होगा? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या
इंटरनेशनल कोड, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऐसा खुद से कोशिश करिए करने के लिए। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली, किस में होता है बायोलॉजिकल नेम जनरली, किस में होता है, लैटिन में होता है, किस में होता है, लैटिन में होगा, लैटिन में ओके। ओके, एंड रिटर्न इन, लिखते किस में है, इटैलिक्स में ना, है ना, इटैलिक्स में लिखते हैं। फिर स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ट्रू और फॉल्स। स्पेसिफिक एपिथेट जो हम बताए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हुए दो वर्ड होता है, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो रूल्स में भी कहता है पहला जीनस कैपिटल स्टार्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल से होना चाहिए। तो ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा ना, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद किया जा रहा है और क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो ये तो बात सही है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, X and Y are the component of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. किसके द्वारा दो binomial nomenclature दिया गया, X and Y क्या क्या है, तो X क्या है, जेनेरिक नेम है ना, X जेनेरिक है और Y स्पेसिफिक एपिथेट है, और किसके द्वारा दिया गया, कार्लस लिनियस के द्वारा। तो यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो आपने पूरा देख लिया आज क्या क्या हमने पढ़ा है, नोट्स भी देख लिया, लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी भी रीड करा दिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए। अब आपके ऊपर में सब कुछ, आप कैसे इसको ढंग से पढ़ते हैं। ओके, अच्छा से पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।